माई सेल्फ बिंदु बालाकोसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है माइक्रोब्स इन मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस और बायोटेक्नोलॉजी का वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत जो है वो लिविंग सेल्स, उसके प्रोडक्ट और बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक्स का उपयोग जो है वो ड्रग्स मटेरियल के प्रोडक्शन या फिर डिसीज़ के उन्मूलन में किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है वो अधिक क्षमता वाले एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज़, इंटरफेरॉन्स और जो खाने योग्य वैक्सीन्स होते हैं वो जीन थेरेपी आदि को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक की खोज ने जो है वो मेडिकल के क्षेत्र में उपयोग में आने वाले अनेक ड्रग्स या दवाइयों या फिर और मानव जीवन के लिए आवश्यक हार्मोन्स, एंजाइम्स आदि का क्या किया है, प्रोडक्शन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा किए जाने वाले रास्ते को खोल दिया है। ठीक है, आज जो है वो मानव इंसुलिन, ठीक है, का प्रोडक्शन जो है वो जेनेटिक रूप से परिवर्तित माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं जिसका स्टडी हम आगे करेंगे। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में समान रूप से उपयोगी है। ठीक है, पहले इंडस्ट्रियल एरिया में जो है वो व्यावसायिक पदार्थ का प्रोडक्शन केवल केमिकल मेथड द्वारा या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सामान्य प्रोडक्शन के शुद्धिकरण एवं परिष्करण तक ही क्या था, सीमित था। ठीक है, लेकिन आज जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक को अपनाकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऐसे स्ट्रेंस डेवलप किए जा रहे हैं जो अधिक मात्रा में अल्कोहल, एंजाइम्स, विटामिन्स, ऑर्गेनिक एसिड, कीटोन्स, एंटीबायोटिक्स आदि का प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, वास्तव में जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर जो है वो बायोरिएक्टर या फिर बायो फैक्ट्री की तरह होता है। ठीक है, इनका कल्चर बड़े पैमाने पर कल्चर मीडियम के लिए आवश्यक पदार्थ को फर्मेंटर बनाकर किया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ यूसेस इन मेडिकल यूसेस ऑफ माइक्रोब्स इन मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उदाहरण के उपयोग के कुछ उदाहरण देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर इम्यूनिटी। बायोटेक्नोलॉजी एवं जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग जो है वो ड्रग्स साइंस या फिर मेडिकल के क्षेत्र में डिसीज़ के रोकथाम के लिए एंटीबॉडीज़ और वैक्सीन्स के फॉर्मेशन में किया जाता है। ठीक है, आज के टाइम में एनिमल्स के एंटीजेंस को पृथक करके, ठीक है, उससे वैक्सीन बनाने में जो है वो हमको सफलता प्राप्त हो चुकी है और सैकड़ों प्रकार के वैक्सीन जो है वो डेवलप किए जा चुके हैं। ठीक है, एंटीजेंस को अलग करने की प्राचीन एवं परंपरागत मेथड्स में जो है वो कंटामिनेशन की संभावना बनी रहती है जो कि क्या है, हानिकारक होता है। ठीक है, हार्मफुल होता है। इसलिए शुद्ध वैक्सीन का प्रोडक्शन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से सफलतापूर्वक किया जाता है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके एंटीजेंस को प्राप्त करने के लिए 3 मेथड्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि वैक्सीन्स के रूप में उपयोगी एंटीजेंस का आर्टिफिशियल सिंथेसिस करना। ठीक है, इस प्रकार के एंटीजेंस को सिंथेटिक एंटीजेंस या सिंथेटिक पेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं क्लोन किए गए जीन्स की सहायता से एंटीजेंस का सिंथेसिस।
नेक्स्ट देखते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की सहायता से जो है वो प्योर एंटीजेंस को पृथक करना। ठीक है, क्लोनिंग के समय वायरस के डिजायर प्रॉपर्टी वाले जीन्स को बैक्टीरिया में क्लोनिंग करने के बाद, ठीक है, प्राप्त जो ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया से वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जाता है। डिसीज से इम्यूनिटी के लिए उपयुक्त तीनों मेथड्स के उपयोग करके जो है वो डिसीज से क्या करते हैं, बचाव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि रेबीज़ वायरस के लिए रेबीज़ वैक्सीन तैयार हो चुका है, हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, फुट एंड माउथ डिसीज़ वायरस के लिए फुट एंड माउथ डिसीज़ वायरस वैक्सीन, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया के लिए कोलेरा वैक्सीन, साल्मोनेला ट्यूमिफेरियम के लिए टाइफाइड वैक्सीन। ठीक है, पोलियो वायरस के लिए पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ये सारे वैक्सीन्स के डेवलपमेंट के साथ साथ जो है वो मलेरिया, कैंसर, सिस्टिस कोर्सिस, एड्स जैसे डिसीज़ से बचाव के लिए भी क्या किया जा रहा है, वैक्सीन्स के निर्माण पर जो है वो काम चल रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि वायरस इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न, ठीक है, स्टिम्युलेशन के प्रभाव में एनिमल सेल्स में उत्पन्न होती है। ठीक है, और वायरस के इन्फेक्शन एवं उनके मल्टीप्लिकेशन को क्या करती है, ये रोकती है। मतलब कि इंटरफेरॉन क्या करता है, एनिमल सेल्स में क्या करता है, उत्पन्न होता है, और उनमें जो वायरस या इन्फेक्शन होता है उनको बढ़ने से क्या करता है, ये रोकने का काम करता है। ठीक है, वायरस को क्या करता है, रोकता है पूरे बॉडी में फैलने से। इंटरफेरॉन में एंटीवायरल एक्टिविटी होती है। ठीक है, सबसे पहले हॉस्किंस ने 1953 में बंदरों में येलो फीवर वायरस को इंजेक्ट करने के बाद इस वायरस के अन्य स्ट्रेन को इंजेक्ट किया। ठीक है, इस प्रोसेस में सेकेंड स्ट्रेन का बंदरों पर जो है वो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, फिंडले मैककेलम 1955 ने बताया कि रिफ्ट वैली फीवर वायरस बंदरों को येलो फीवर वायरस से क्या करता है, सुरक्षित रखता है। ठीक है, वायरस के इस जो सुरक्षात्मक प्रभाव को वायरल इंटरफेरेंसी कहते हैं। ठीक है, इसेक्स एवं लीडर लिंडेनमैन के अकॉर्डिंग यह इंटरफेरेंसी बॉडी में इंजेक्ट की गई वायरस सेल्स के द्वारा क्या होता है, उत्पन्न एक केमिकल मटेरियल के द्वारा होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं सिंथेसिस ऑफ इंटरफेरॉन। इसके टू मेथड्स होते हैं इसके सिंथेसिस के। ठीक है, एक तो है नेचुरल सिंथेसिस और आर्टिफिशियल सिंथेसिस। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल सिंथेसिस क्या होता है, या फिर प्राकृतिक संश्लेषण या नेचुरल। वायरस द्वारा इंटरफेरॉन का फॉर्मेशन और उसके द्वारा अन्य वायरस को जो है वो हम निम्न प्रकार से समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंजेक्टेड वायरस सेल से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, फिर बाद में ये जो वायरस है वो सेल वॉल के अंदर प्रवेश करता है और उसके चारों ओर क्या करता है, एक कोट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, वायरस के आरएनए का डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, डुप्लीकेशन होता है तो ये सिंगल स्टैंडर्ड को डबल स्टैंडर्ड में परिवर्तित करता है। ठीक है, इस वायरल आरएनए के प्रभाव से क्या होता है, इंटरफेरॉन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यह इंटरफेरॉन एक सेल से दूसरे सेल्स से होते हुए क्या करता है, पूरे बॉडी सेल्स में क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। ठीक है, जब कोई दूसरा वायरस इस सेल में इंजेक्ट होता है तब सबसे पहले उसका जो कोट होता है वो क्या हो जाता है, खुल जाता है। ठीक है, और आरएनए सेल्स में क्या हो जाते हैं, सेल के अंदर ही रह जाता है।
ठीक है, जैसे कि डायग्राम GH और I में शो हो रहा है। लेकिन क्या होता है, सेल्स के अंदर इंटरफेरॉन के प्रेजेंस के कारण इस RNA का क्या होता है, डुप्लीकेशन नहीं होता है फिर से, ठीक है, जिसके कारण नए जो वायरस की ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती और वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं आर्टिफिशियल सिंथेसिस क्या होता है। इंटरफेरॉन का फॉर्मेशन जो है वो दो प्रकार से किया जाता है। पहला, सेल डिवीजन को प्रेरित करने वाले केमिकल से, और दूसरा डबल स्टैंडर्ड RNA द्वारा। ठीक है, इंटरफेरॉन का फॉर्मेशन करने वाले जीन्स में जो है वो 514 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। फिर इसका यूज़ देखते हैं इंटरफेरॉन का। इंटरफेरॉन एक जो है वो विषाणुरोधी प्रोटीन है। ठीक है, मतलब कि ये वायरस को रोकने वाला प्रोटीन होता है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के वायरस डिसीज़ के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे होता है। इंसुलिन एक प्रोटीन युक्त क्या है, हार्मोन होता है। ठीक है, जिसकी कमी से ह्यूमन बींग्स में जो है वो डायबिटीज़ नामक डिसीज़ होता है। ठीक है, इस हार्मोन्स में 51 एमिनो एसिड, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स A और B में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैन A में 21 एमिनो एसिड्स और सेकंड चैन में क्या होते हैं, B में 30 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों चैन्स आपस में SS, ठीक है, डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, बेंटिंग एवं बेस्ट 1921 में सबसे पहले कुत्तों के, ठीक है, कुत्तों के क्या किया था, पैनक्रियाटिक से इंसुलिन हार्मोन्स को अलग किया। ठीक है, और इसका उपयोग ह्यूमंस में होने वाले डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में किया था। ठीक है, आजकल जो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाने वाले इंसुलिन्स को काटे गए कैटल्स या फिर पिग के पैनक्रियाट से जो है वो प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त किए गए इंसुलिन का यूज़ डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में करने से कभी कभी क्या होता है, अनडिज़ायर्ड और हार्मफुल इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, एनिमल्स से जो निर्मित इंसुलिन और ह्यूमन इंसुलिन में थोड़ा क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, जिसके कारण कुछ विपरीत प्रभाव या एलर्जी आदि हो जाती है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इंसुलिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, वो देखते हैं। सबसे पहले अमेरिकन कंपनी इली लिली ने 5 जुलाई 1983 को, ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई ई कोलाई नामक बैक्टीरिया की सहायता से रिकॉम्बिनेट DNA टेक्निक के द्वारा, ठीक है, जेनेटिक रूप से इंसुलिन का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, इंसुलिन का नाम जो है वो ह्यूमुलिन रखा गया था। ठीक है, यह जेनेटिक रूप से निर्मित फर्स्ट इंसुलिन है जिसका उपयोग डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं A और B पाई जाती है। इन श्रृंखलाओं या चैन्स में प्रेजेंट सभी एमिनो एसिड के सीक्वेंस जो है वो ज्ञात हैं। ठीक है, मतलब कि हमको पता है। इसकी सहायता से इंसुलिन जीन्स की स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। ठीक है, और इनका आर्टिफिशियल रूप से केमिकल सिंथेसिस भी किया जाता है। इन DNA फ्रेगमेंट को फॉरेन DNA कहते हैं। ठीक है, इंसुलिन जीन युक्त इन फॉरेन DNA फ्रेगमेंट को ई कोलाई के गैलेक्टोसाइडेस जीन के साथ मिलाने के बाद इनके प्लाज्मिड DNA से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इन फॉरेन DNA फ्रेगमेंट युक्त ई कोलाई की सेल्स को कल्चर मीडियम में ग्रोथ एवं मल्टीप्लिकेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इन बैक्टीरिया के जीन्स के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन एवं ट्रांसलेशन के द्वारा स्थायी प्रोटीन्स की चेन्स का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, इन प्रोटीन्स की चेन्स को केमिकल रूप से आपस में जोड़कर इंसुलिन तैयार किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है।